इस क्वेश्चन में ये देखिए आप कि एक सर्कुलर कॉइल है और जो इस तरीके से रखी है कि अच्छा इस कॉइल में करंट है आई और ये कॉइल इस तरीके से रखी है कि इसका जो प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड में ही है। मतलब इसका प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल है। अब ये कॉइल इस एक्सिस पे घूमेगी और हमें बताना है कि जब ये कॉइल 90 डिग्री टर्न हो जाएगी तब इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो देखिए, जब भी एनर्जी की बात होती है तो हमारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए एनर्जी कंजर्वेशन। और ऑब्वियसली हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी का चेंज काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर होगा। तो यहाँ पे आप ये देखिए कि आपको पता है कि जो कॉइल होता है वो मैग्नेटिक डायपोल होता है और उसका पोटेंशियल एनर्जी होता है -m.b। ठीक है, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी अगर आप निकालेंगे तो आप ये देखिए कि इसका जो m है वो प्लेन के अंदर है या बाहर है क्योंकि करंट एंटी क्लॉकवाइज है, और b ऐसा है। तो इसका मतलब है कि दोनों के बीच का एंगल जो है वो अभी 90 डिग्री है। तो जो u इनिशियल होगा वो 0 होगा और u फाइनल जो होगा जब ये 90 डिग्री घूम जाएगी। तो देखिए, जब ये 90 डिग्री घूम जाएगी अपने इस लेट्स सपोज इस एक्सिस पे घूम रही है, तो इस एक्सिस पे 90 डिग्री घूमने के बाद होगा ये कि जो m होगा वो b के डायरेक्शन में ही आ जाएगा। ठीक है ना, आप इमेजिन कर सकते हैं। तो u फाइनल जो होगा वो हो जाएगा mb cos 0 विद अ नेगेटिव साइन। ठीक है, तो अब आप ये देखिए अब गौर कीजिए कि जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है उसको मैंने नेगेटिव इसलिए माना है क्योंकि ये तो हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी गेन हुई है और पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुई है। तो इसका मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल पोटेंशियल से कम होगी। तो अगर मैं डेल्टा यू लिखूं तो डेल्टा यू आएगा यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। तो यह आ जाएगा 0 माइनस एम बी, तो यह आ जाएगा प्लस एम बी। और ये डेल्टा यू बराबर होगा चेंज इन काइनेटिक विच इज़ हाफ एम वी स्क्वायर। हमें तो ऑल्दो काइनेटिक एनर्जी ही निकालनी है, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी एम बी, और एम जो है वो होता है एन आई ए, और एन नंबर ऑफ टर्न्स है तो वो तो 1 ही मानना है हमें। आई करंट है और ए एरिया है पाई आर स्क्वायर इंटू बी। तो ये आप देखिए कि जो काइनेटिक एनर्जी है लूप की वो आ जाएगी आई इंटू पाई आर स्क्वायर बी। और हमने इस क्वेश्चन में किया यह है कि हमने चेंज इन पोटेंशियल को काइनेटिक के चेंज के बराबर किया है। तो करेक्ट आंसर है इसका ए। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में आप ये देखिए कि एक स्क्वायर लूप है जो पहले तो एक्स जेड प्लेन में था, पर इसे बीच में से हाफ फोल्ड कर दिया है इन सच अ वे कि इसका हाफ पार्ट तो वाई जेड प्लेन में आ गया है और हाफ पार्ट अभी भी एक्स जेड प्लेन में है। तो आप ये गौर कीजिए कि अगर आप इस हाफ पार्ट की बात करें जो वाई जेड प्लेन में है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड अगर आप फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से कैलकुलेट करके देखेंगे तो एक्स एक्सिस की तरफ आ रही है, और जो ये नीचे वाला हाफ पार्ट है जो एक्स जेड प्लेन में है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस की तरफ आ रही है। तो ये तो कंफर्म है कि ये ऑप्शन ए ऑप्शन बी आंसर नहीं हो सकते क्योंकि एक्स और वाई कंपोनेंट्स विल बी पॉजिटिव। अब बात आती है सी और डी की। तो अब सी और डी में देखिए दोनों में प्लस आई कैप प्लस जे कैप प्लस आई कैप प्लस जे कैप है, और हमें ये पता लगाना है कि मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो देखिए, इसको आपको कैसे करना है कि अगर ये पूरा स्क्वायर लूप होता सॉरी, तो अगर ये पूरा स्क्वायर लूप होता जिसकी लेंथ एल है, ये एंगल 45 डिग्री 45 डिग्री और ये लेंथ है L/2, तो इस एक वायर की मैग्नेटिक फील्ड होती बी जो कि होती म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई L/2 इंटू 2 साइन 45।
तो आप ये देखिए कि होता म्यू नॉट आई अपॉन 2πl और ये हो जाता √2, तो ये होता म्यू नॉट आई अपॉन √2πl। अभी तो एक वायर की है, तो बी टोटल क्या होता है स्क्वायर का, बी टोटल होता है स्क्वायर का 4 टाइम्स, क्योंकि चारों तार जो है वो सेम डायरेक्शन में बना रहे हैं, तो ये 2√2 आ जाता। पर हमने स्क्वायर को हाफ फोल्ड कर दिया है, तो हाफ फोल्ड जो है ये वाला, इसका मैग्नेटिक फील्ड बी हाफ, ये होता √2 म्यू नॉट आई बाय पायल, इसका आधा। ठीक है, तो बस अब सिंपल सी बात है कि ये हमें पता चल गया कि इस हाफ का एक्स एक्सिस की तरफ इतना होगा और इस हाफ का एक वाई की तरफ इतना होगा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में आप देखिए कि एक इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है जो इस तरीके से है कि उसका एक एंड इस पॉइंट पे है ए और दूसरा एंड उसका एक्सटेंड कर रहा है इन्फिनिटी तक। हमें इस पॉइंट पे a,0 पे इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप इसको ज्वाइन कीजिए, और अगर आप वायर को एक्सटेंड करके एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो परपेंडिकुलर ये होगा, और अगर आप एक वायर के दूसरे एंड को ज्वाइन करेंगे तो वो लाइन वायर के पैरेलल हो जाएगी, क्योंकि दूसरा एंड इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो आप ये गौर कीजिए कि एक एंगल तो ये 90 हो गया, और जो ये पॉइंट है ए, इसके कोऑर्डिनेट है, यानी इसकी ये ऊंचाई है बी, और ये एंगल हो गया लेट्स सपोज थीटा। ठीक है, तो आप गौर कीजिए कि यहाँ पे ये वो सिचुएशन है जिसमें जो वायर है और जो पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ये पॉइंट वायर के एक तरफ पे आ रहा है। मतलब अगर हम बेसिक फॉर्मूले की बात करें तो ये φ1 φ2, तो ये जो फॉर्मूला होता है इसमें जो अपन लगाते हैं म्यू नॉट आई बाय 4πa साइन φ1 प्लस साइन φ2, इस फॉर्मूले की वैलिडिटी ये है कि ये पॉइंट वायर के इस लेंथ के बीच में होना चाहिए, कहीं बीच में, यानी कहीं पे भी बीच में। पर अगर ये पॉइंट वायर यहाँ ख़त्म हो गया और ये पॉइंट यहाँ पर है, तो यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आता है, क्योंकि ये जो दो एंगल हैं ये जब परपेंडिकुलर के आइदर साइड्स पे होते हैं, एक ऊपर एक नीचे, तो यहाँ पे प्लस आता है। पर जब दोनों एंगल एक ही साइड पे, आप देखिए परपेंडिकुलर ये रहा, थीटा भी आप ऊपर ही नाप रहे हैं, 90 भी ऊपर ही नाप रहे हैं, तो यहाँ पे माइनस आता है। तो इस लॉजिक से अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखिए कि जो वायर की मैग्नेटिक फील्ड होगी पॉइंट ए पे, उसका फॉर्मूला क्या बनता है। तो उसका फॉर्मूला बनेगा सिंपल कि B विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 4π परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये जो है वो तो A है, और एक आएगा एंगल, बड़ा एंगल माइनस साइन छोटा एंगल, क्योंकि हम जानते हैं कि बड़े एंगल पे साइन बड़ा होता है। तो B हो जाएगा म्यू नॉट आई बाय 4πa साइन 90 होता है 1, और यहाँ से अगर आप साइन थीटा की वैल्यू देखेंगे तो आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगी b अपॉन अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो जो b का वैल्यू है वो ये आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा b। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आप देखिए कि 3 वायर हैं। एक वायर ऐसा है ये जो ये जंप करके जा रहा है, एक वायर ये है जो ये जंप करके जा रहा है, और एक ये है। ये तीनों वायर्स एक दूसरे को टच नहीं करते, और ये जो डिस्टेंस है OP ये x है, और ये एंगल अल्फ़ा, ये एंगल अल्फ़ा, ये एंगल बीटा, ये एंगल बीटा। तो हमें P पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। अब आप अगर ये गौर करेंगे कि इस वायर की वजह से, अगर आप फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से चेक करेंगे, पाम रूल से, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रही है P पे, चेक कीजिए आप। और अगर आप इस वायर की वजह से चेक करेंगे, ये जो वायर में करंट नीचे जा रहा है, इसकी वजह से भी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रही है। तो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों की वजह से बाहर है। अब अगर थर्ड वायर में करंट जा रहा है लेफ़्ट टू राइट, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आएगी बाहर, और अगर जा रहा है राइट टू लेफ़्ट तो अंदर। तो देखिए ये तो हम नहीं कह सकते कि x की किसी भी वैल्यू के लिए
पी पे मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो होगी, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि थर्ड वायर का करंट जो अननोन है वो किधर से किधर जा रहा है। तो ए ऑप्शन तो गलत हो गया। ऑप्शन बी है कि अगर करंट लेफ़्ट टू राइट जा रहा है थर्ड वायर में यहाँ से यहाँ, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए यहाँ पर ज़ीरो है। तो ये भी गलत है, क्योंकि अगर थर्ड वायर में करंट जो है वो लेफ़्ट टू राइट जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड तीनों की ऐड हो जाएगी जो बाहर की तरफ होगी। और अगर थर्ड वायर में करंट राइट टू लेफ़्ट जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड पी पे ज़ीरो हो सकती है। पर हमें ये चेक करना पड़ेगा कि करंट थर्ड वायर में करंट की किस वैल्यू के लिए मैग्नेटिक फील्ड पी पे ज़ीरो है। तो लेट सपोज थर्ड वायर में करंट राइट टू लेफ़्ट जा रहा है स्मॉल आई। अब देखिए, आप सबसे पहले ये देखिए कि जो एक वायर है, इसकी बात करता हूँ मैं। तो ये जो एक वायर है, ये अगर हम देखेंगे तो ये जो एंगल है वायर के साथ ये अल्फ़ा है, और ये वायर ये जो एंगल बना रहा है बीटा है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस आप देखिए, ओपी डिस्टेंस हमें दी हुई है एक्स, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी एक्स साइन अल्फ़ा। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी बी बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स साइन अल्फ़ा। और मैंने डायरेक्ट 2 पाई इसलिए लिख दिया क्योंकि मुझे पता है कि दोनों तरफ से वायर इन्फिनिटी पे जा रहा है। तो इसका मतलब है कि साइन 90 1 और 1 2 हो जाएगा, और 2 से 4 नीचे कैंसिल हो जाएगा। अब दूसरा वायर भी जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा वो सेम बनाएगा, तो मैं लिख देता हूँ कि B1 प्लस B2 हो जाएगा ट्वाइस ऑफ दिस। तो ट्वाइस यानी म्यू नॉट आई बाय पाई एक्स साइन अल्फ़ा। अब अगर ये मैग्नेटिक फील्ड थर्ड वायर की मैग्नेटिक फील्ड के बराबर हुई जो होगा म्यू नॉट, ये तो कैपिटल आई है और मैंने उसकी करंट को स्मॉल आई लिया है, अपॉन ये डिस्टेंस। आप देखिए ये डिस्टेंस है एक्स, तो हो जाएगा 4 पाई एक्स और इनटू यहाँ पर आप देखिए ऊपर 2 आ जाएगा, तो वो 2 से नीचे 4 कट के 2 बचेगा। तो म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल। तो ये आप देखिए कि जो ये वैल्यू है स्मॉल आई, ये आ गया 2 कैपिटल आई बाय साइन अल्फ़ा फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो उसके लिए एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए पी पर मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो है, तो करेक्ट ऑप्शन है सी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आप देखिए कि एक पार्टिकल को हमने एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्ट किया है विद सम एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस, और मैग्नेटिक फील्ड भी एक्स एक्सिस में ही है। और मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से वेरी कर रही है, यानी 0 से T0 तक तो वो x प्लस पॉजिटिव x में है, और T0 से 2T0 तक वो नेगेटिव x में है। और T0 जो है वो पार्टिकल का पूरे चक्कर का टाइम पीरियड है, और P0 उसकी पिच है, और R उसका सर्कल का रेडियस है। तो आपको ये पता है कि ये जो V0 V cos थीटा होगा, ये तो पार्टिकल को आगे चलाएगा, और V sin थीटा पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में घुमाएगा। तो इसका नेट पाथ हेलिकल होगा। पर आप ये देखिए कि अगर गौर करेंगे आप कि मैग्नेटिक फील्ड अगर पॉजिटिव एक्स में है, तो ये जो कंपोनेंट है, अब आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से देखिए, ये वेलोसिटी ऊपर की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक्स की तरफ। तो आप देखेंगे कि फोर्स माइनस जेड में लग रही है, इमेजिन कीजिए। तो ये पार्टिकल घूम के अंदर जाएगा और माइनस जेड में आ जाएगा। तो अब देखिए T0/2 टाइम में ये हाफ सर्कल पूरा करेगा। तो जब आप इमेजिन कीजिए कि जब ये हाफ सर्कल पूरा कर रहा होगा, तो ये जेड एक्सिस को कट कर रहा होगा नीचे की तरफ, और -2r पे कट कर रहा होगा, जहाँ पे r इसका रेडियस है, सेमी सर्कल बनाएगा। और ये आगे देखिए T0 टाइम में ये पिच जो चल रहा है एक्स एक्सिस में वो चलता है P0। तो हाफ टाइम में T0/2 में ये चलेगा P0/2, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो P0/2 होगा। अब क्योंकि ये z को कट कर रहा है,
तो आप देखिए z को जब ये कट करेगा तो इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 और x में थोड़ा सा आगे आ गया है, तो y 0 होगा और x p0/2 होगा और z हो जाएगा -2r। ये बिल्कुल करेक्ट है, पर हमें इनकरेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गई है यहाँ पर, और अब पार्टिकल जब वापस यहाँ आएगा x एक्सिस पे आएगा और पार्टिकल की वेलोसिटी ऊपर होगी, पर अब मैग्नेटिक फील्ड पीछे है। तो आप अगर वापस से फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाइए और आप देखिए कि जो फोर्स है वो बाहर लग रही है +z में बाहर की तरफ, तो ये पार्टिकल बाहर घूमेगा। आप कर रहे हैं यहाँ पे इमेजिन, तो अगर ये बाहर घूमेगा तो ये फिर से x को फिर से जब +z को कट करेगा तो उसके कोऑर्डिनेट 2r0 हो जाएगा प्लस का, और क्योंकि टाइम 3t0/2 हो चुका है तो पिच भी 3p0/2 हो जाएगी, और क्योंकि ये z को कट कर रहा है तो इसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो बी ऑप्शन भी करेक्ट है। अब आप ये गौर कीजिए कि जब ये फर्स्ट 0 से t0 टाइम में जब ये -z की तरफ जा रहा था तो इसका जो x एक्सट्रीम डिस्टेंस था, सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस था x एक्सिस से, वो था 2r0, और जो जब ये बाहर आया तब भी x एक्सिस से मैक्सिमम डिस्टेंस है 2r0। तो ये जो दोनों एक्सट्रीम है इनके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा 4r0। तो इसीलिए जो गलत ऑप्शन है वो है सी, क्योंकि इसने दिया हुआ है कि वो जो दोनों एक्सट्रीम है उससे डिस्टेंस, उन दोनों एक्सट्रीम का आपस में डिस्टेंस है 2r0, विच इज़ रॉन्ग। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ सी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आप देखिए कि एक रॉड है जिसका मास है m। अब ये रॉड जो है 2 स्प्रिंग से सपोर्टेड है, और स्प्रिंग इनिशियली इसके mg को बैलेंस कर रही होंगी ऑब्वियसली। तो स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ दी हुई है हमें L0, तो ये L0 है, पर क्योंकि स्प्रिंग इनके mg को बैलेंस कर रही होगी इसलिए अभी स्प्रिंग जो है थोड़ी कंप्रेस्ड होगी। तो लेट्स सपोज स्प्रिंग x0 कंप्रेस्ड है, तो 2k x0 की वैल्यू यहाँ पर आप देख लीजिए mg होगी। अब जब हमने एक करंट को स्विच ऑन किया और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो आप देखेंगे कि एक फोर्स लगेगा रॉड पे, जो रॉड पे ऊपर की तरफ लगेगा, और वो फोर्स होगा ILB, और mg लगेगा नीचे। तो स्प्रिंग को हमने माना कि अपने नेचुरल लेंथ से एक्सटेंड हो गई, और स्प्रिंग की अब जो लेंथ हो गई वो गई x0। ठीक है, तो इस केस में आप ये देखिए कि अगर मैं इक्वेशन बनाऊंगा तो इक्वेशन बनेगी कि जो स्प्रिंग में नीचे फोर्स लग रही होगी वो होगी 2k, इनफैक्ट इसको मैं x मान लेता हूँ, तो 2kx जो होगा वो बराबर होगा ILB माइनस mg के। ये जो 2kx लगेगा वो ILB माइनस mg के बराबर होगा, और x जो होगा वो होगा ILB माइनस mg अपॉन 2k। अब जो स्प्रिंग की इस स्टेट में टोटल लेंथ होगी वो होगी L0 प्लस x। तो करेक्ट आंसर आएगा L0 प्लस ILB माइनस mg बाय 2k। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में अब देखिए कि 2 इन्फिनाइटली लॉन्ग लार्ज शीट्स हैं, मेटल शीट्स, और ये 2 पॉइंट्स हैं A और B। इन शीट्स में करंट पर यूनिट लेंथ है 10/π, और हमें बताना है कि A और B पे मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होगी। तो आप देखिए कि दोनों शीट में करंट क्रॉस से डिनोट हो रहा है, यानी करंट अंदर जा रहा है। तो अगर आप पॉइंट A पे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगा के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखेंगे तो वो डायरेक्शन इस तरफ आएगी, यानी टुवर्ड्स राइट साइड, और यही डायरेक्शन जो है दूसरी शीट की वजह से भी आएगी। और अगर आप B पॉइंट पे देखेंगे तो B पॉइंट पे जो दूसरी वाली शीट है नीचे वाली, उसकी वजह से इधर आएगा मैग्नेटिक फील्ड, और जो पहली वाली ऊपर वाली है शीट, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड पीछे आएगी।
तो बी पे क्योंकि हम जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है शीट का वो होता है म्यू नॉट जे बाय 2। तो एट पॉइंट बी मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि दोनों की कैंसिल हो जाएगी, और एट पॉइंट ए मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट जे बाय 2 इंटू 2 हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। और इसमें डिस्टेंस से कोई हमें मतलब नहीं होता है क्योंकि लार्ज शीट्स हैं, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट जे। अब म्यू नॉट होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ और जे है 10 बाय पाई, तो ये आएगा आपका 4 माइक्रो टेस्ला। तो करेक्ट ऑप्शन है कि मैग्नेटिक फील्ड एट ए इज 4 माइक्रो टेस्ला एट नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, ये गलत हो गया और ए सही हो गया फिर। और बी सी ऑप्शन की मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बी ज़ीरो, ये भी सही हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में ये एक रेगुलर पेंटागन है और इस पेंटागन में ये सारी साइड्स इक्वल है क्योंकि रेगुलर है। तो आप ये देखिए कि लेट्स सपोज कि अगर इसमें से करंट फ्लो हो रहा है तो यहाँ से करंट एंटर हो रहा है और ई से निकल रहा है, तो आप देखेंगे कि ये 1 2 3 4 साइड्स हैं और ये एक साइड है। तो आप ये देखिए कि ऊपर वाले पाथ में करंट जो ऊपर वाला पाथ फॉलो करेगा उसके अंदर 4R रेजिस्टेंस आ रहा है, जहाँ पे मैंने R रेजिस्टेंस इसका मान लिया एक ब्रांच का, तो ये R R R R 4R आ रहा है और नीचे में R आ रहा है। तो अगर आप यहाँ पे रेशियो निकालेंगे करंट का, तो या आप करंट एब्सोल्यूट वैल्यू करंट की निकालेंगे तो ऊपर से आप देखेंगे कि करंट I/5 जाएगा और नीचे से जाएगा 4I/5 नीचे वाली ब्रांच से। तो अगर आप ऊपर वाले ब्रांच का एक ये जो वायर ए बी है इसकी मैग्नेटिक फील्ड बी मानेंगे, तो जो बी होगा वो जो भी होगा तो इसका 4 वायर्स का 4B हो जाएगा क्योंकि ये ऐड अप हो जाएंगे। और देखिए क्योंकि डायमेंशनली हर एक वायर इसके बराबर है तो इसका भी क्योंकि 4B हो जाएगा क्योंकि ये 4 टाइम्स है करंट, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी बाहर और उन चारों की होगी अंदर। तो इसका मतलब है कि बी इस पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। अब मान लीजिए कि अगर ये करंट डी से निकल रहा होता, तो अगर ये डी से निकल रहा होता तो करंट फिर रेशियो जो डिवीजन होता करंट का वो ऊपर से जाता 2I/3 और नीचे से जाता I। इनफैक्ट यहाँ से जाता 2I/5 और नीचे से आता 3I/5। तो आप गौर कीजिए कि अगर 2I/5 जा रहा है यहाँ से तो एक वायर का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो B है, तो 3 वायर का 3B होगा। और इधर से क्योंकि करंट जा रहा है 3I/5, तो आप ये देखिए कि एक वायर का जब आप लिखेंगे और करंट है 2I/5 और 3 वायर का लिखेंगे तो 6/5 आ जाएगा करंट में, और नीचे यहाँ पर करंट है 3/5 तो 2 वायर का लिखेंगे तो 6/5 आ जाएगा नेट मैग्नेटिक फील्ड में। तो फिर से आप कह सकते हैं कि नेट मैग्नेटिक फील्ड नीचे की और ऊपर की ज़ीरो है। तो इसका आंसर एक तो बी हो गया और एक होगा कि ज़ीरो इवन इफ द करंट लीव्स फ्रॉम पॉइंट डी इंस्टेड ऑफ पॉइंट ई। तो करेक्ट आंसर्स है बी और डी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में आप देखिए कि एक इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर है और ये जो वायर है इसमें कुछ करंट फ्लो हो रहा है, और यहाँ पे ऑप्शन ए कहता है कि लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स विल बी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर ऑन वायर। तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि आप जानते हैं कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर होगी और ये सर्कल का सेंटर जो होगा ये वायर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन बी कह रहा है कि देयर कैन बी 2 पॉइंट्स इन द सेम प्लेन वेयर मैग्नेटिक फील्ड्स आर सेम। तो ये भी सही है कि सेम प्लेन में ऐसे मल्टीपल पॉइंट्स हो सकते हैं जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सेम होगी, तो बी भी सही है। सी ऑप्शन है कि देयर कैन बी लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज सेम, ये भी सही है
क्योंकि इस सर्किल पे आने वाले हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सेम होगी। और डी ऑप्शन कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द वायर। देखिए ये ऑप्शन सही भी हो सकता है और गलत भी। तो इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि लेट्स सपोज ये पॉइंट है, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इस पॉइंट पे वो वायर से जो डिस्टेंस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो देखिए वायर से डिस्टेंस तो ये भी हो सकता है, पर अगर ये बोलता कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, तो हम ये ऑप्शन सही बोलते हैं। तो इसीलिए मैं इस ऑप्शन को करेक्ट मार्क नहीं कर रहा हूँ। अगर आपने ये माना है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होगा तो इन्फिनिट लॉन्ग वायर के लिए आप इसको करेक्ट भी मान सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आप देखिए कि एक नॉन कंडक्टिंग डिस्क है जिस पे हमने कुछ चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है Q, और ये डिस्क एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। तो हमें इस डिस्क के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड निकालना है। तो आप देखिए कि अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है इस तरीके से, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो बाहर की तरफ होगी। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे निकालें, तो आपको यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करना पड़ेगा। तो आपने एक छोटी सी रिंग कंसीडर करी जिसका विड्थ होगा dx और इसका रेडियस होगा x। तो अगर आप सिग्मा देखेंगे, सिग्मा यानी इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो होगा Q बाय पाई आर स्क्वायर। और अगर आप रिंग पे निकालेंगे dq, तो ये आएगा सिग्मा इंटू रिंग का एरिया विच इज़ 2 पाई x dx। तो dq हो जाएगा सिग्मा विच इज़ q अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई x dx। और पाई से पाई कैंसिल, तो dq हो जाएगा 2qx dx बाय आर स्क्वायर। तो ये dq चार्ज आ गया इस रिंग पे, और अगर ये रिंग घूम रही है तो इसका जो करंट होगा di वो होगा dq इंटू ओमेगा बाय 2 पाई। ये हम मैग्नेटिज्म में जानते हैं। तो dq ओमेगा बाय 2 पाई को अगर मैं सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा qx dx इंटू ओमेगा डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए आप 2 से 2 मैंने कैंसिल कर दिया। तो ये तो आ गया आपका करंट। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करूँ dB इस रिंग की वजह से, तो वो होती है म्यू नॉट आई बाय 2x सेंटर पे। तो यहाँ पे म्यू नॉट आई की जगह di आएगा, यानी qx dx ओमेगा बाय 2 पाई आर स्क्वायर इंटू एक्स। तो x x कैंसिल और यहाँ आ गया म्यू नॉट इंटू क्यू ओमेगा बाय 2 पाई आर स्क्वायर। और dx का इंटीग्रेशन करके अगर टोटल भी निकालूंगा तो x आ जाएगा और लिमिट 0 से r लग जाएगी। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट क्यू ओमेगा बाय 2 पाई आर। तो उसका मैग्नीट्यूड होगा डी ऑप्शन। और डायरेक्शन आप देखिए एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है इसलिए बाहर की तरफ। तो करेक्ट आंसर्स हैं ए और डी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आप देखिए कि एक लॉन्ग सोलेनॉइड है और उसके सेंटर पे एक कॉइल रखी है छोटी सी। कॉइल का रेडियस ये है और करंट ये है, फ्लो हो रहा है। और सोलेनॉइड की लेंथ ये है और इतने नंबर ऑफ टर्न्स हैं और रेडियस ये है। अब हमें ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ करंट इन द सोलेनॉइड सो दैट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप बिकम्स 0। तो देखिए अगर लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के आगे हुई और लूप के पीछे हुई तो नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगी। और इसीलिए सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड जो कि म्यू नॉट एन आई होती है वो बराबर हो जाएगी म्यू नॉट आई डैश बाय 2r। देखिए n है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, लेंथ है 0.65। करंट हमें निकालना है और आई डैश हमें दिया हुआ है 8 एम्पेयर और 2 इंटू आर दिया हुआ है 0.02। यहाँ से आई आप देखेंगे कि आई यहाँ से आ जाएगा 100 मिली एम्पेयर। तो ऑप्शन बी एक तो करेक्ट हो गया। अब अगर हमने यही करंट को रिवर्स करके
घुमा दिया और दोनों की फील्ड ऐड अप हो गई, तो बी नेट जो आएगा वो दोनों का ऐड हो जाएगा। और क्योंकि देखिए इस करंट पे दोनों की फील्ड का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो आप 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट एन आई कर दीजिए। अब 2 इंटू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ एन जो है वो 1300 बाय 0.65 हो जाएगा, और आई की वैल्यू आ रही है 100 मिली एम्पेयर यानी 10⁻⁻⁻1। तो ये आप देखिए कि ये आएगा ये चीज़ को आप लिख सकते हैं 8 पाई इंटू 10⁻, ये देखिए -8 हो गया, और ये एक ज़ीरो, ये 2 ज़ीरो और ले जाइए तो -6 हो गया, और डिवाइडेड बाय इंटू 1300, इनफैक्ट 1300 का ये हमने यूज़ कर लिया अपॉन, देखिए 1300 करके नीचे 65 कर देता हूँ, तो इससे ये होगा कि ये 20 आ जाएगा। ये देखिए आप 16 पाई इंटू 10⁻⁻5, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया डी। तो सही ऑप्शंस हैं बी और डी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इस क्वेश्चन में ये सिचुएशन है कि एक चार्ज पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड जा रहा है एक अननोन रीजन से, जहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स हैं। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? तो देखिए अनडिफ्लेक्टेड का मतलब ये है कि जो भी उस पर फोर्स लग रही है वो उसके मोशन के अलॉन्ग ही लग रही है, यानी मोशन के डायरेक्शन में या उसके अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको गौर करना है कि सिचुएशन ये है कि फर्स्ट ऑप्शन में अगर ई और बी पैरेलल हैं और वी और ई पैरेलल हैं, यानी अगर तीनों ही एक दूसरे के पैरेलल हैं, वी, ई और बी, तो देखिए मैग्नेटिक फोर्स तो ज़ीरो है और इलेक्ट्रिक फोर्स इसी के डायरेक्शन में लगेगी, तो ये एक्सिलरेट होता हुआ जाएगा पर डिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो ए ऑप्शन पॉसिबल है। बी ऑप्शन की अगर ई और बी पैरेलल नहीं है, अब देखिए ई और बी पैरेलल नहीं है तो ऐसा हो सकता है, आपने पढ़ा है लॉरेंट्ज फोर्स, तो अगर ई और बी इस तरीके से अरेंज्ड हैं कि नेट लॉरेंट्ज फोर्स ज़ीरो है, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, तो नेट लॉरेंट्ज फोर्स ज़ीरो हो जाएगी और उसका जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो हो जाएगा और वो अनडिफ्लेक्टेड पास होगा। तो बी ऑप्शन भी करेक्ट है, हो सकता है। सी ऑप्शन की अगर वी और बी पैरेलल है और ई बी के पैरेलल नहीं है, अब देखिए वी और बी अगर पैरेलल है तो मैग्नेटिक फोर्स तो नहीं लगेगी, पर अगर ई किसी और डायरेक्शन में है तो ये तो 100% इलेक्ट्रिक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी और ये इसको डिफ्लेक्ट करेगा, तो ये नहीं हो सकता। और डी ऑप्शन है कि ई और बी पैरेलल है बट वी ई के पैरेलल नहीं है। तो देखिए अगर ई और बी पैरेलल है और वी किसी और डायरेक्शन में, तो ये तो 100% है कि लॉरेंट्ज फोर्स ज़ीरो तो हो नहीं सकती, क्योंकि लॉरेंट्ज फोर्स को ज़ीरो करने के लिए ई और बी एक डायरेक्शन में हो ही नहीं सकते, उनका क्रॉस अरेंजमेंट होता है, 90 डिग्री पे होता है, तो ये तो लॉरेंट्ज फोर्स ज़ीरो तो हो नहीं सकती। अब अगर लॉरेंट्ज फोर्स ज़ीरो नहीं है तो मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगी, इलेक्ट्रिक भी लगेगी, तो नेट फोर्स ज़ीरो नहीं होगी, तो डी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ए और बी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आप देखिए कि एक लॉन्ग, इन्फिनिटली लॉन्ग सिलेंड्रिकल सॉलिड वायर है और आप उसका ये क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं। इसका रेडियस है 12 mm और इसमें एक करंट फ्लो हो रहा है जो कि अलोंग द एक्सिस है, और हमने माना है कि करंट अंदर की तरफ है और करंट डेंसिटी इस तरीके से वेरी कर रही है, जहाँ पे J0 एक कांस्टेंट है और A रेडियस है और R इज़ द इंस्टेंटेनियस डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। तो यानी अगर ये R डिस्टेंस पे एक पॉइंट है तो यहाँ करंट डेंसिटी इतनी है। तो हमें बताना है कि R बराबर A/2 पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस को करने के लिए एक सिंपल सा कंसेप्ट होता है कि आप एक एलिमेंटल रिंग मानिए और इसकी विड्थ आप मानिए कि इसकी विड्थ है dx और इसका रेडियस है x। तो ये जो रिंग है इसका जो करंट होगा di वो होगा इसका ये देखिए ये जो करंट डेंसिटी हमें दी हुई है, करंट डेंसिटी है करंट पर यूनिट एरिया, तो ये जो di होगा वो होगा इसका रिंग का एरिया इंटू j। अब रिंग का एरिया होगा 2 पाई x इंटू dx,
तो डी आई होगा जे नॉट इंटू एक्स बाय ए इंटू 2πx dx। ये हो गया इस एलिमेंटल रिंग के अंदर से जाने वाला करंट। तो डी आई हो गया 2π/0 डिवाइडेड बाय ए इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स, और टोटल करंट हो जाएगा 2π/0 डिवाइडेड बाय ए और x³/3, लिमिट विल बी फ्रॉम 0 to x। ठीक है, तो I हो जाएगा 2/3π/0 बाय ए इंटू x³। ठीक है, अब r डिस्टेंस तक जो करंट होगा जब x और r बराबर हो जाएंगे तो I हो जाएगा, इसको हम नाम दे देते हैं I इनसाइड, तो वो हो जाएगा 2/3π/0 बाय ए इंटू r³। अब देखिए, हम मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए यूज़ करेंगे एम्पेयर सर्किटल लॉ, और एम्पेयर सर्किटल लॉ बोलता है कि B डॉट डी एल विल बी इक्वल टू μ0 I इनसाइड। तो B जो है वो उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड है r डिस्टेंस पे, जो कि हमें निकालनी है, और DL और B में हमेशा एंगल 0 ही डिग्री लेना होता है, और लिमिट DL की लगेगी 0 से 2πr, जहाँ पे r है 2πr है एम्पेरियन लूप जो हमने माना है r रेडियस का, उसका सरकमफ्रेंस, और ये μ0 I इनसाइड है 2/3π/0 बाय ए, 2/3π/0 बाय ए इंटू r³। तो देखिए ये आ जाएगा b इंटू 2πr इज इक्वल टू 2/3 μ0π/0 r³ बाय ए। तो देखिए 2π से 2π कैंसिल, r से एक r कैंसिल, तो b आ गया μ0 J0 r² बाय 3a, और r हमें दिया हुआ है a/2, तो r को हम अगर a/2 रख दें तो b आ जाएगा μ0 J0 डिवाइडेड बाय, देखिए यहाँ a/2 रखेंगे तो 1/4 आएगा, और वो 3 से मल्टीप्लाई होकर 12 हो जाएगा, और एक a ऊपर बचेगा। ठीक है, तो अब देखिए μ0 की वैल्यू जो है 4π इंटू 10⁻⁻7 बाय 12, और J0 की वैल्यू कितनी थी 10⁵ बाय 4π, ये 10⁵/4π, और a की वैल्यू थी 12 mm, यानी 12 इंटू 10⁻⁻3। तो देखिए 4π से 4π गया, और ये 12 से 12 गया, और यहाँ आप देखिए कि ये 10⁻⁻10 हो गया, और ये 10⁵ हो गया, तो ये हो गया 10⁻⁻5। तो इसको हम लिख सकते हैं 10 माइक्रो टेस्ला। तो माइक्रो टेस्ला में जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी यहाँ पर वो आएगी 10। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आप देखिए कि दो पार्टिकल हैं। एक पार्टिकल है, न्यूट्रल एटम है, जिसका एटॉमिक मास नंबर 100 है। ये एटम जो है मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रेस्ट पे रखा था यहाँ पर, और अचानक से इसने एक अल्फ़ा पार्टिकल एमिट किया ऊपर की तरफ, और ऑब्वियसली फिर जो रिमेनिंग आयन है पी नीचे जाएगा। अब आप देखिए अल्फ़ा, पहले ये एटम न्यूट्रल था, और जब इसमें से अल्फ़ा निकल गया तो ऑब्वियसली 2 प्रोटॉन निकल गए, तो इस पर जो चार्ज आएगा वो -2e आएगा, और उस पर +2e होगा। ठीक है, और अल्फ़ा का मास, अगर आप जानते कि अल्फ़ा का मास 4m हो गया और इसका मास 96m होगा, और अगर हम m बोलते हैं कि एक न्यूक्लियन का मास m है, तो एटम का टोटल मास 100m था। तो देखिए इस प्रोसेस में सबसे पहले जो मोमेंटम होगा वो तो सेम ही होगा, ये p मोमेंटम है और ये p आयन है, तो मोमेंटम तो सेम ही होगा, क्योंकि ये जो न्यूक्लियर एमिशंस होते हैं ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को फॉलो करते हैं। तो रेडियस जो होगा पाथ का वो हो जाएगा mv/qb। अब देखिए आप, mv मोमेंटम है और q चार्ज है, और देखिए q का मैग्नीट्यूड भी सेम है और मोमेंटम का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो रेडियस भी सेम होगा।
रेडियस ऑफ अल्फ़ा और रेडियस ऑफ पी बराबर होगा। पर आप ये गौर कीजिए कि अल्फ़ा जो है वो कैसे घूमेगा। तो आपको दिखेगा कि अल्फ़ा पार्टिकल अंदर की साइड जाके घूमेगा, अंदर जाके घूमेगा ऐसे, और ये भी अंदर के साइड घूमेगा। तो अगर मैं आपको इन दोनों के सर्कल का व्यू दिखाऊं तो आप ये गौर कीजिए कि जैसे ये एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, तो ये एक्स एक्सिस मैंने बनाई और जेड एक्सिस ऊपर की तरफ है। तो जो फोर्स लगेगा, या अगर मैं बनाऊं वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस इस तरफ है, तो जो फोर्स लग रहा है इस पे, और देखिए जेड आपकी तरफ आ रहा है, तो आप गौर कीजिए कि जेड आपकी तरफ आ रहा है यानी अल्फ़ा आपकी तरफ आ रहा है, और वो जो एटम है, जो आयन है, वो अंदर जा रहा है। तो अल्फ़ा अगर आपकी तरफ आ रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरफ है, तो आप ये देखेंगे कि मैग्नेट जो फोर्स लग रहा है अल्फ़ा पे, वो ऐसे लग रहा है वाई की तरफ। तो एक सर्कल बनाएगा अल्फ़ा जो कि वाई जेड प्लेन में होगा, समझ गए आप, और अल्फ़ा प्लस वाई में घूमेगा। तो अगर मैं वाई जेड प्लेन में बनाऊंगा एक फिगर, तो आपको ऐसा दिखेगा कि अल्फ़ा जो है, ये अगर जेड एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो अल्फ़ा पॉजिटिव वाई से की तरफ चल के घूमेगा। तो ये कुछ इस तरीके से घूमेगा, ठीक है ना, ये अल्फ़ा है। और क्योंकि जो दूसरा पार्टिकल है वो नेगेटिव वाई की तरफ जा रहा है, तो अल्फ़ा तो इस तरीके से घूम रहा है और ये रेडियस है आर, और दूसरा पार्टिकल पीछे की तरफ जा रहा है, तो उस पर जो फोर्स लगेगी आप गौर कीजिए, तो वो जा रहा है पीछे की तरफ नेगेटिव वाई की तरफ, और उसका चार्ज भी नेगेटिव है। तो आप ये गौर कीजिए कि उस पर जो फोर्स लगेगी वो आप गौर करेंगे कि माइनस जेड की तरफ लगेगी। और देखिए अल्फ़ा ऊपर जा रहा था, अल्फ़ा का चार्ज भी पॉजिटिव था, तो अल्फ़ा पे जो फोर्स लगी वो लगी माइनस जेड की तरफ, और जो ये दूसरा वाला चार्ज है इस पे जो फोर्स लगेगी वो भी आप गौर करेंगे कि वो फोर्स भी माइनस जेड की तरफ लगेगी। तो मैं ये जो डायग्राम है इसको थोड़ा सा करेक्ट बना देता हूँ कि ये जो पार्टिकल घूमेंगे ये इस तरीके से घूमेंगे कि ये हो गया माइनस जेड, ये जेड हो गया, ये वाई हो गया। तो अल्फ़ा जो वाई की तरफ जा रहा था वो ऐसे घूमेगा, और जो दूसरा पार्टिकल है जो पीछे जा रहा था वो जो है माइनस जेड की तरफ, उस पर फोर्स जो है माइनस जेड की तरफ लगेगी, पर वो जा रहा था माइनस वाई की तरफ, तो वो इस तरीके से घूमेगा। अब आप ये गौर कीजिए कि दोनों का रेडियस बराबर है, आर अल्फ़ा और आर पी बराबर है, परंतु जो टाइम पीरियड है टी अल्फ़ा बाय टी ऑफ आयन, टाइम पीरियड होता है 2πn बाई क्यू बी। अब देखिए क्यू दोनों का सेम है, बी दोनों के लिए सेम है, तो टाइम पीरियड मास का रेशियो होगा, और अल्फ़ा का मास 4m है और उसका 96m है, तो ये टाइम पीरियड का रेशियो होगा 1:24। और जो ओमेगा का रेशियो होगा, ओमेगा अल्फ़ा बाय ओमेगा पी, ये हो जाएगा 24:1, यानी जो अल्फ़ा पार्टिकल है उसका ओमेगा 24 टाइम्स होगा। तो अगर हमने पी के ओमेगा को मान लिया ओमेगा है, तो अल्फ़ा पार्टिकल का ओमेगा, अगर मैं वापस डायग्राम ड्रॉ कर दूं, तो ये तो अल्फ़ा घूम रहा है ये पार्टिकल तो अल्फ़ा घूम रहा है, और जो रिवर्स घूम रहा है वो है पी, और दोनों का रेडियस सेम है। और जो ओमेगा ऑफ पी को मैंने मान लिया ओमेगा, तो ओमेगा ऑफ अल्फ़ा हो जाएगा 24 ओमेगा। तो देखिए दोनों अपोजिट सेंस में घूम रहे हैं, इसलिए ओमेगा रिलेटिव जब आप लिखेंगे तो वो हो जाएगा ओमेगा पी प्लस ओमेगा अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा 25 ओमेगा, ठीक है। और ये जो रिलेटिव ओमेगा होता है वो होता है 2π/t, जहाँ t वो टाइम है जब ये पहली बार मिलेंगे।
तो टी हो गया 2π/25 ओमेगा। अब हमें निकालना है कि इतने टाइम में अल्फ़ा कितना घूम चुका होगा। तो अल्फ़ा का जो एंगल होगा थीटा वो होगा ओमेगा इंटू टी। ठीक है, तो ओमेगा ये अल्फ़ा का होना चाहिए, और अल्फ़ा का जो ओमेगा है वो है 24 ओमेगा, यहाँ से देखिए आप। और जो टी है टाइम वो ये है 2π/25 ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, और ये आ गया 48π/25 ओमेगा। तो इतने टाइम में ये इतने एंगल घूमने के बाद जब अल्फ़ा इतना एंगल घूम लेगा तो ये पहली बार मिलेंगे। तो अगर मैं इसको nπ/25 ओमेगा से इक्वेट करूँगा तो n की वैल्यू आप देखिए कि 48 आएगी। तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। अब मैं चलता हूँ आगे। इस क्वेश्चन में आप देखिए कि एक कॉइल है और इसमें करंट क्लॉकवाइज है, यानी मैग्नेटिक फील्ड अपने सेंटर पे अंदर बनाएगी और ये एक इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर है जो करंट ऐसे लेके जा रहा है। तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड 0 है, विच मीन्स कि जो कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड है वो हम लिखेंगे μ0 ni, n यहाँ पर n है, i यहाँ पर 3.5 है, बाय 2। रेडियस जो है कॉइल का वो 0.22 है, और ये बराबर होगा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर विच इज़ μ0 i जो कि 54 है अपॉन 2π, और जो डिस्टेंस दी है वायर की वो इसके कॉइल के एज से 0.05 दी है। तो कॉइल के सेंटर से ये डिस्टेंस अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगी 0.27। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.27। ओके, तो यहाँ से μ0 से μ0 कैंसिल, आप n को निकाल सकते हैं, n आएगा 4। तो ऑप्शन है करेक्ट ए। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आप देखिए कि ये एक अरेंजमेंट है मैग्नेटिक फील्ड का, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है बी। अब इस अरेंजमेंट में से हमने एक अल्फ़ा पार्टिकल को पास किया है जिसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी है, और वो यहाँ से डिटेक्टर पे डिटेक्ट हो गया है। फिर उसके बाद हमने मैग्नेटिक फील्ड को बी से 2.3 टाइम्स ऑफ बी कर दिया और न्यूट्रॉन को पास कराया, तो न्यूट्रॉन यहाँ से डिटेक्ट हो गया। तो अब आप ये गौर कीजिए कि लेट सपोज ये डिस्टेंस है डी। तो अगर ये डिस्टेंस डी है तो आप देखिए कि डी जो दोनों केसेस में है वो ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ अल्फ़ा, और दूसरे केस में ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ ड्यूटेरियम आएगा। ठीक है, ऐसा इसलिए न्यूट्रॉन्स आएगा। तो ऐसा इसलिए है कि आप ये देखिए, ये जो डिस्टेंस है, ये अगर ये जो सेमी सर्कल है ये 2r होगा तो ये डिस्टेंस d 2r के बराबर होगी, और दोनों के लिए ये 2r होगा। तो इसका मतलब है कि दोनों का रेडियस सेम है, r अल्फ़ा इज इक्वल टू r ऑफ d। अब हमें एनर्जी की बात करनी है, तो अब आप ये गौर कीजिए कि रेडियस का फॉर्मूला होता है √2m काइनेटिक एनर्जी अपॉन QV। तो रेडियस दोनों का बराबर है, तो मैं बोलूँगा कि √2। अब देखिए अल्फ़ा का मास जो होता है वो 4m मान लेते हैं, और उसकी काइनेटिक एनर्जी K1, और चार्ज अल्फ़ा का आप जानते हैं कि अल्फ़ा का चार्ज 2 ही होता है, और मैग्नेटिक फील्ड B है। अगर बात करूं मैं न्यूट्रॉन्स की, तो उसके लिए मास न्यूट्रॉन का 2m होता है और काइनेटिक एनर्जी K2, और चार्ज न्यूट्रॉन का यानी एक चार्ज तो एक प्रोटॉन ही होता है उनके अंदर, तो E, और मैग्नेटिक फील्ड 2.3b। ठीक है, तो आप अगर इसकी E से E कैंसिल कीजिए, B से B कैंसिल कीजिए, और आप स्क्वायरिंग करेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे आएगा 2K1 और वहाँ पे आएगा K2, और उसके नीचे आएगा 2.3 का स्क्वायर, और इधर आ जाएगा 2 का स्क्वायर यानी 4। ठीक है, अब आप ये देखिए कि
K1 की वैल्यू है 5.3 MeV और ये डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2.3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा K2। तो जो K2 आएगा वो ऑलमोस्ट 14 MeV आएगा। तो जो सही जवाब है इसका वो है 14। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आप ये देखिए कि एक स्पाइरल है और इस स्पाइरल का इनर रेडियस है 50 और आउटर है 100। तो लेट्स सपोज कि इनर रेडियस R है तो आउटर रेडियस 2R है। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि इसकी जो मैक्सिमम विड्थ होगी ये, तो ये विड्थ जो है वो होगी R के बराबर 2R माइनस R, और इसके जो 100 टर्न्स हैं वो R विड्थ पे हैं, या मैं ऐसा बोलूं कि इसके R विड्थ पे 100 टर्न्स हैं, तो 1 पे होंगे 100 बाय R। अब हमने एक एलिमेंट माना जिसकी थिकनेस, इस रिंग की थिकनेस dx है। तो आप इमेजिन कीजिए एक रिंग जिसकी थिकनेस dx है, तो उस पे जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वो होंगे n इज इक्वल टू 100 बाय R इंटू उसकी थिकनेस dx, और उस हर टर्न में से करंट फ्लो हो रहा है I। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी वजह से सेंटर पे वो होगी म्यू नॉट n इंटू I डिवाइडेड बाय 2x, x उसका रेडियस है। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये b हो जाएगा म्यू नॉट 100 बाय R, नीचे 2 और ऊपर I, और इंटीग्रेशन dx बाय x, लिमिट x की R से 2R। तो b हो जाएगा म्यू नॉट इंटू 100 और I की वैल्यू है 8 इंटू 10⁻³ और 2, और R की वैल्यू है 50 इंटू 10⁻³। ठीक है, तो आप देखिए ये 2 से 2 कैंसिल और ये हो जाएगा ln2। तो इसका एक्चुअली जो आंसर आएगा वो आएगा म्यू नॉट इंटू 8 इंटू 10⁻³ ln2। इनफैक्ट ये 10⁻³ भी कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू नॉट इंटू 8 इंटू ln2। अब देखिए म्यू नॉट की वैल्यू अगर आप पुट करेंगे तो वो 10⁻7 भी आएगा। तो इसका अप्रॉक्सीमेटली यही आंसर है। अब अगर ये न्यूमेरिकल में नहीं आ रहा है तो वी कैन टैग दिस क्वेश्चन एज बोनस। ठीक है, तो ये है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आप देखिए कि एक सर्कुलर रीजन है जिसका रेडियस है √3 और इसमें एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है 0.2 की जो अंदर की तरफ जा रही है। एक पार्टिकल है जिसको इस तरीके से प्रोजेक्ट किया गया है v वेलोसिटी से, और इसका मास है 2 ग्राम्स। इसकी स्पीड है इनिशियली 0.3 और इसका चार्ज है 1 मिली कूलम। हमें बताना है कि जब ये पार्टिकल इस रीजन में से जाएगा तो ये डिविएट कितना एंगल होगा, कितने एंगल से डिविएट होगा। तो आप ये गौर कीजिए कि सबसे पहले आप अगर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से देखेंगे तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर है, वेलोसिटी इस तरफ है, तो फोर्स ऐसे लगेगी इस डायरेक्शन में, तो ये जाते जाते ऐसे डिविएट होगा। ठीक है, तो ये डिविएशन जब होगा तो हम ये लाइन बनाते हैं और हम ये बोलते हैं कि ये जो लाइन है, ये थोड़ा सीधा कर देते हैं, तो ये जो लाइन है इस लाइन पे सिमेट्रिकली ये निकलेगा, यानी v वेलोसिटी से एंटर हो रहा है तो v से ही एग्जिट करेगा। अब मान लिया कि ये इसका सेंटर है C, और लेट सपोज कि ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो टोटल डिविएशन होगा 2 थीटा। तो ये 90 है तो ये होगा 90 माइनस थीटा और ये होगा थीटा। तो अगर मैं ये सेंटर पे मिलाऊं तो ये 90, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा और ये एंगल भी 90 माइनस थीटा होगा। दिस इज
90 माइनस थीटा। तो आप ये गौर कीजिए कि अगर हम इसके सर्कुलर पाथ का सेंटर देखें तो वो ये है और रेडियस ये है r। तो ये जो लेंथ है ये वाली, ये है r, ये देखिए ये तो r cos थीटा और ये r sin थीटा। तो ये लेंथ हो जाएगी 2r sin थीटा, 2r sin थीटा। और ये कैपिटल R है और ये हो जाएगा, ये थीटा है तो r cos थीटा। तो 2r sin थीटा और 2r cos थीटा बराबर होंगे और 2 से 2 कैंसिल। और जो ये छोटा आ रहा है ये है mv/qb, सर्कुलर पाथ का रेडियस, और ये tan थीटा और ये बराबर हो जाएगा √3। तो tan थीटा आप देखिए कि हो जाएगा √3 इंटू qb/mv। अब q जो है q की वैल्यू है 1 मिली कूलम यानी 10⁻³ b की वैल्यू है 0.2 और मास जो है वो 2 ग्राम्स यानी 2 इंटू 10⁻³ और v की बात करूँ तो वो 0.3 है। ठीक है, तो आप गौर कीजिए कि 2 से 2 कैंसिल और ये इससे कैंसिल। तो ये 0.2 से और ये पॉइंट भी कैंसिल हो जाएगा। तो tan थीटा जो है और √3 यहाँ पर आएगा एक, तो tan थीटा 1/√3 आ रहा है। तो थीटा आप देख सकते हैं कि थीटा 30 डिग्री आएगा। अब अगर थीटा 30 है तो जो सेंटर पे डिफ्लेक्शन होगा वो 2 थीटा होगा, तो डिफ्लेक्शन वुड बी 60 डिग्री। तो सही आंसर है इसका 60 डिग्री। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।